नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है, उसी को देखते हुए आज हम लोग जो लेके आए हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से प्रश्न तो आएगा ही, ये कंफर्म है। तो आपको बता दें, अक्टूबर 2022 से लेके मई 2023 तक के करंट अफेयर इसमें समाहित किए गए हैं। लगभग यहाँ तक के ही करंट अफेयर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और यह अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज है। आप इसे कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि जो है सभी फैक्ट आसानी से याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वैसे आपको बता दें, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जीएस के टेस्ट, हिंदी के टेस्ट और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो चैनल पे चल रही हैं वीडियो परीक्षा के लिए, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? बताइए। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, चूंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हो रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लखनऊ में। लखनऊ में आयोजन इसका किया गया। अच्छा, कब से कब चला था? तो ये डेट देखिए, 10 से 11 अप्रैल 2023 तक चला था। और एक और फैक्ट आप लोग याद रखिए कि इस वर्ष जो है ना, लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है। तो यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है कि कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो टोटल 35 करोड़। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2 दिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेला लगा है? पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगा है? यही प्रश्न है। तो बताइए। यह जो है मुजफ्फरनगर में लगा है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। और इससे ज़रूरी कुछ और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि भारत सरकार के जो मत्स्य पालन विभाग हुआ, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय जो हुआ, और ICAR केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान जो है मेरठ वाला, इन सब के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। अच्छा, ये वाला फैक्ट अलग से आप लोग याद रखिएगा। ICAR केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे अवस्थित है? मेरठ में। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई फैक्ट यहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन, तो देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया गया वह लखनऊ शहर में किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। अच्छा, कुछ लक्ष्य जो है वो भी महत्वपूर्ण है कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन का जो है अर्थव्यवस्था बनाने का। और यह लक्ष्य कब तक है? तो यह 2027 तक का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इन्वेस्टर समिट से एक फैक्ट आप लोग याद रखिए कि देखिए इसमें क्या था कि 33.50 लाख करोड़ 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि यह जगह जगह उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इसकी होर्डिंग बड़ी बड़ी लगी थी कि इतना पैसा जो है उत्तर प्रदेश में आने वाला है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो आप इस जो फैक्ट डाटा है इसे ज़रूर याद रखिए, हो सकता है सीधा पूछा जा सकता है। और बाकी जो है सहयोगी देश 40 थे। और कब से कब हुआ था? 10 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और सहयोगी देश 10 थे। सहभागिता जो है 40 देशों की थी। और ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ इसी में किया गया। तो बाकी और सभी फैक्ट तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान 2023 भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइए। स्कूल चलो अभियान, तो देखिए यह उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। कब से? तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, NCERT द्वारा जो है विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर भी जारी किया गया है। और एक मिशन शक्ति का भी अनावरण किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या होगा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। अगर कोई और स्टेट आता है तो आप उत्तर प्रदेश ही आंसर में लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है रेशम कृषि मेला 2023 का जो है शुभारंभ किया गया? बताइए। रेशम कृषि मेला कहाँ पे लगा था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो यह जो है गोरखपुर में लगा था। कहाँ? गोरखपुर में। अच्छा, आपको बता दें 3 प्रकार के रेशम जो है वह पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। वह कौन कौन से हैं? आप यहाँ पे देखिए, फैक्ट याद रखिए। 3 प्रकार के रेशम। एक सहतूत रेशम जो है यह गोरखपुर इसमें नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश के राज्य की बात हो रही है। एरी रेशम जो है यह कानपुर में सबसे अधिक होता है। और टसर रेशम जो है यह सोनभद्र में उत्पादन होता है। यह भी फैक्ट अलग से याद रखिएगा।
नेक्स्ट है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग सभी प्रश्न अभी हम लोगों ने जितने देखे सब महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर से जरूर याद रखिए। टीबी, देखिए वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था, यह वाराणसी में किया गया। अच्छा, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। कब, 24 मार्च को। और इस बार देखिए टीबी दिवस का थीम क्या था, यह भी याद रखिए आप लोग। हाँ, हम 6 रोगों को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, यह 2023 का थीम था। आप जरूर से जरूर याद रखिए क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में कलिंजर महोत्सव 2023 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, बताइए। कलिंजर महोत्सव, तो देखिए कलिंजर महोत्सव जो है यह बांदा जिले में हुआ है। कहाँ पे, बांदा में। और आपको बता दिए कलिंजर है क्या, कलिंजर दुर्ग जो बांदा में अवस्थित है। बाकी और इससे रिलेटेड कोई फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, जितना था वो बता दिया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलाश्निकोव AK-203 असाल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण है, देखिए यह असाल्ट राइफल जो AK-203 है, यह राइफल जो बनाई जा रही है यह भारत और रूस के सहयोग से बनाई जा रही है, भारत और रूस के सहयोग से। अच्छा, इसकी फैक्ट्री जो है वह कहाँ पे लगाई गई है, कहाँ इसका उत्पादन शुरू हुआ है, तो यह अमेठी में शुरू हुआ है। कहाँ पे, अमेठी में। अच्छा, फैक्ट्री का उत्पादन नाम देखिए, कोरवा आयुध फैक्ट्री, यह अमेठी में है। और यहाँ पे देखिए इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसी का संयुक्त जो है उपक्रम है, भारत और रूस के सहयोग से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट है 2023 में छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह किस तिथि को मनाया गया। या पीछे भी हम लोग देख चुके हैं उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यह 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और इस बार जो है वह छठा था, छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या था, तो इसका थीम आप लोग याद रखिए, निवेश और रोजगार था। निवेश और रोजगार उत्तर प्रदेश का थीम था। पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, इसी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 से शुरू हुआ है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस राज्य ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, बताइए। आरोहिणी पहल, देखिए आरोहिणी पहल जो है यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना आपको अभी लग रहे होंगे कि यह उत्तर प्रदेश ही होगा क्योंकि आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट पेपर में आएगा ना तब आप कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा कि मध्य प्रदेश का था कि राजस्थान का था कि उत्तर प्रदेश का था। इसलिए चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। आरोहिणी पहल जो है उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, इसके अंतर्गत है क्या, तो लड़कियों को, देखिए लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना इसका लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद खेल महाकुंभ दूसरे चरण 2022 और 23 का उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे या किस स्थान पर हुआ, यह करेंगे नहीं हुआ, तो बताइए यह कहाँ पे किया गया। तो देखिए यह हुआ है बस्ती में। कौन सा खेल है, आप लोग याद रखिएगा, सांसद खेल महाकुंभ। सांसद जी द्वारा जो खेल प्रतियोगिता होती है वह कहाँ पे हुई है, बस्ती में हुई है। ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। यह कब से कब चला, तो 18 से 28 जनवरी 2023 तक चला। हल्का सा ध्यान रखिए, बाकी डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अच्छे हैं, बताइए। यह पेंट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी है, आप ध्यान दीजिए, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के संडीला में हुआ है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के संडीला में। यह कहाँ पे है, हरदोई जिला में है। कहाँ पे, हरदोई जिला। अच्छा, कौन से कंपनी की है, तो देखिए बर्जर समूह की फैक्ट्री है। बर्जर का पेंट आप लोग ऐड देखे होंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में प्रयुक्त यूपी बजट 2023-24 का आकार कितना है। कई परीक्षाओं में सीधा बजट पूछ लिया गया है, तो इसलिए बजट को आप लोगों को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो बताइए उत्तर प्रदेश का बजट जो है इस बार का कितना रहा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह 6.90 लाख करोड़ रहा।
और अगर इसे एग्जैक्ट डाटा में देखें तो आप यहाँ पे देखिए 6,90,242.43 करोड़ रुपए अब तक का सबसे बड़ा बजट। देखिए अब तक का सबसे बड़ा बजट जब भी पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो नया बजट होगा वही अब तक का सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पीछे तो जा नहीं रही अर्थव्यवस्था, हमेशा आगे जाती है। पिछले बार से इस बार कुछ आमदनी तो जरूर हुई होगी, तो हमेशा सबसे बड़ा बजट ही होता है। अच्छा, एक फैक्ट और याद रखिए कि सुरेश खन्ना जी कौन है? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा जो है बजट किस तारीख को पेश किया गया, यह डेट भी आप लोग याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 22 फरवरी 2023 को बजट जो है वह पेश किया गया, उत्तर प्रदेश का बजट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप लोग रखिए। बताइए देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश कितने का योगदान करता है? तो लगभग उत्तर प्रदेश जो है 8% से अधिक का योगदान करता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, और आपको बताते हैं कि बजट में नई योजनाओं पर कितना खर्च हुआ, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, सीधा पूछा जा सकता है। तो आप इस डाटा को याद रखिए कि 32,721.96 करोड़ रुपए नई योजनाओं पर खर्च हुआ है। और जीएसडीपी में अनुमानित वृद्धि दर जो रही है वो लगभग 19% की रही है। अनुमानित की बात हो रही है, फैक्चुअल की नहीं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है? नए मेडिकल कॉलेज कितने खोले जाएंगे, इस बार जो प्रस्ताव रखा गया वो कितना है? तो यह टोटल 14 है। कितने? 14। चलिए आप जानते हैं कि यहाँ पे एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का भी स्कीम चालू हो गया है, जिसके तहत जो है 45 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बाकी जो पहले से कुछ जिलों में रहे हैं, तो ये सब जोड़ के एक नई योजना चलाई जा रही है कि सभी जिलों तक मेडिकल कॉलेज पहुँच पाए। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? यह योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि ग्राम विकास अधिकारी में कृषि या गांव से रिलेटेड फैक्ट जरूर आते हैं। तो मुख्यमंत्री कृषक का अगर किसी दुर्घटनावश, कोई कृषक है उसे दुर्घटनावश कहीं उसकी मृत्यु हो जाती है या विकलांगता हो जाती है, उसी के ऊपर यह योजना आई है। तो अगर मृत्यु होती है तो आपको बता दें कि 5 लाख रुपए उसे मिलेगा। तो मृत्यु होने पर या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो यह लगभग 5 लाख है, 5 लाख से अधिक नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख धनराशि है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? बताइए। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो पैसा आता है वह कैसे कैसे डिवीजन में अलग होता है। आप देखिए सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें, स्वयं का कर और राजस्व लगभग 38.8% का योगदान है। दूसरे नंबर पे देखेंगे केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो होता है उससे यूपी का सबसे अधिक पैसा आता है। और तीसरा देखेंगे केंद्र सरकार के सहायता अनुदान जो है वहाँ से लगभग 14.9% पैसा आता है। और चौथे नंबर पर लोक ऋण है। तो पहले पे स्वयं का कर एवं राजस्व, दूसरे पे केंद्रीय करों में राज्यांश और तीसरे पे केंद्र सरकार के सहायता अनुदान। आइए अब अपना प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले है करोत्तर राजस्व। करोत्तर राजस्व लगभग कितना था? यह लगभग आप देखेंगे 3.5% के आसपास था। 3.5 मतलब 3.5%। लोक ऋण कितना था बताइए? तो यह लगभग 14% के आसपास था। 14% आप लगाइए। उसके बाद ऋण और अग्रिम की जो वसूली होती है यह कितना था? तो देखिए यह 0.4% था। कितना? 0.4%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान आपको पता है कि यह लगभग तीसरे नंबर पे था और यह 14.9% था। 14.9%। तो सबसे कम पूछा गया है तो कहाँ से होगा? ऋण और अग्रिम की वसूली। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होगा? तो पिछली बार जो है इनकम पूछी गई थी, इस बार जो है खर्च पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग देखते हैं रुपया जाता कहाँ है। तो देखिए पहले नंबर पे आपका कौन सा है? पहले नंबर पे आपका पूंजीगत परिव्यय है जो लगभग 21.7% है। दूसरे पे अन्य राजस्व व्यय है जो 13.3% है। और तीसरे पे वेतन सरकारी कर्मचारियों का 12.7% है। तो 1, 2, 3 आप लोग याद रखिए, उससे आपका काम बन जाएगा।
यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पूंजीगत परिव्यय में लगभग 21.7% के आसपास है। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए बेरोजगारी दर कितने परसेंट है, तो यह 4.2% है। यह उत्तर प्रदेश के बजट और उसके जो सर्वे आए हैं उसके डाटा के हिसाब से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो एकदम ऑथेंटिक डाटा है, आप लोग इस पर संदेह मत कीजिएगा। परीक्षा हाल में आपको इसी का उत्तर लगाना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है। अर्थात निर्माण जो कार्यकर्ता होते हैं, अर्थात डेली के जो दिहाड़ी वाले वर्कर होते हैं, उनकी कई योजनाओं को मिला के एक योजना का निर्माण किया गया है। वही पूछा जा रहा है कि वह कौन सी योजना है। तो देखिए वह है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें देखिए 2-3 प्रावधान किया गया है कि दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिया जाएगा, और किसी दुर्घटना में अगर आंशिक दिव्यांगता हो गई तो उन्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा। और सभी चीज़ें देखिए मासिक किस्त में होंगी। और उसके बाद पूर्ण अस्थायी दिव्यांगता अगर होती है तो 4 लाख रुपए दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, कीवर्ड पकड़िए, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है। देखिए पहला फैक्ट तो यह याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान चल रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा यह है कि उसके लिए बजट में कितना जो है धनराशि आवंटित की गई है, तो टोटल 300 करोड़ दी गई है। कहाँ कहाँ खुलेगी, ग्राम पंचायत स्तर पर खुलेगी और वार्ड स्तर पर खुलेगी, दोनों स्तर आप लोग याद रखिएगा। इसमें जिला स्तर देश के कन्फ्यूजन बढ़ा सकता है, इसीलिए ग्राम स्तर और वार्ड स्तर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में उत्तर प्रदेश की कुल ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रही है। तो बस एक छोटा सा फैक्ट है, बस वैसे ही उसे याद रखिए कि 32.5% रही है, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए कुल खातों में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। बताइए क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि इतने खाते उत्तर प्रदेश में जितने खुले हैं उतने कहीं और नहीं खुले हैं। तो यह कथन जो है गलत है, उत्तर प्रदेश द्वितीय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वह बढ़ा है। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर उत्तर प्रदेश में चूंकि डाउन से हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यह भी सही कथन है कि जरूर से जरूर बढ़ा है। और सही कथन पूछा भी जा रहा है तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए जो आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वह 2020-21 में 24.21% रहा है, जबकि 21-22 में यह 25.33% अर्थात यह बढ़ा है, इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। दूसरा यह है कि खोले गए कुल खाते जो है देश में पीएमजेडीवाई जनधन योजना के तहत वह 17.46%, कितना 17.46% खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बताइए, देखिए वनावरण और वृक्षावरण से भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो वनावरण और वृक्षावरण आपको पता है कि किसी स्टेट में या देश में लागू जो किया गया है कि कितने परसेंट रहना चाहिए, तो आपको पता है कि 33.33% पूरे लैंड का, देश के इतने प्रतिशत लैंड पे वनावरण या वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र पे होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है, आपको याद रखना चाहिए कि इसमें कितना हुआ है, क्योंकि बार बार यहाँ से इसीलिए प्रश्न बनता है। तो देखिए दोनों मिला के वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के 9.23% उत्तर प्रदेश में है। और अगर इसको क्षेत्रफल में देखें तो आप देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पे
पूरा वनावरण और वृक्षावरण है। अच्छा, दोनों को अगर अलग करके देखें तो देखिए 2021 का डाटा भी लेटेस्ट है, 2023 में आना चाहिए लेकिन अभी ये लेट में आएगा, लगभग सितंबर अक्टूबर तक आएगा। तो देखिए 2021 में जो वनावरण था वो 6.15% था और वृक्षावरण 3.08% था। ये दोनों डाटा भी अलग से आप लोग याद रखिए कि अलग से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? बताइए, सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वह उत्तर प्रदेश में कितना है? तो देखिए सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 46.95% है। जस्ट फैक्ट के रूप में आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ की गई? कन्या सुमंगला योजना, देखिए ये योजना है क्या? तो बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर में वृद्धि करने का तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अर्थात बालिकाओं के स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसी को कन्या सुमंगला योजना कहा गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में। कब? अप्रैल महीने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 किस तिथि को लागू की गई? बताइए, खाद्य प्रसंस्करण नीति जो है यह कब लागू की गई? तो यह 2 फरवरी 2023 को लागू की गई। 2 फरवरी से आप लोग एक डेट याद रखिए। कौन सा डेट? 2 फरवरी वेटलैंड डे। वेटलैंड डे मतलब रामसर साइट, आंध्र भूमि दिवस। आंध्र भूमि दिवस आपको पता है कि टोटल रामसर साइट इंडिया मतलब यूपी में आपके कितने हैं? यूपी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए, टोटल 10 हैं। किस दिन मनाया जाता है आंध्र भूमि दिवस? 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा? तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में खेल विकास कोष का गठन किया जा रहा है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इसका जो आंसर होगा वह जानते रहिए, 10 करोड़, लगभग कितने? 10 करोड़ रुपए का जो है कोष बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस खेल नीति में एक महत्वपूर्ण अलग चीज़ जो देखने को वो मिली कि ये इसमें ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। ई स्पोर्ट्स मतलब कौन सा स्पोर्ट्स? ऐसे स्पोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से खेले जाते हैं। तो अब आप उसमें समझ सकते हैं कि जो आपके मोबाइल, टैबलेट और विभिन्न प्रकार के ई गेम खेले जाते हैं उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में रन फॉर G20 वाकथान का आयोजन किया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह क्यों? क्योंकि यह G20 से रिलेटेड है और G20 का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें समाहित किया गया है। बताइए कितने जगहों पर टोटल किया जाएगा? तो वह टोटल है 4 जगह। यह पूछने का प्रयास ये कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जगह पर G20 की बैठक होगी। आप वही देखिए, ये 4 जगह हैं, आप इन्हें रट जाइए। एक लखनऊ में होगा, एक आगरा में, एक ग्रेटर नोएडा में, एक वाराणसी में। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए G20 सम्मेलन से जुड़े हुए 11 बैठकें जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। टोटल कितनी बैठकें होंगी? 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में होंगी। कितनी जगह में होंगी? तो टोटल 4 ही जगह हैं उत्तर प्रदेश की जहां G20 की बैठक होगी, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? बताइए, मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया? तो देखिए मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया। किसको? मुलायम सिंह यादव जी को। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से इस बार पुरस्कृत किया गया है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिए। यह समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में ओबीसी आरक्षण हेतु कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया गया? बताइए। देखिए यह जो स्थानीय निकाय चुनाव था यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि परीक्षा से पहले आपके अभी संपन्न हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें ओबीसी के आरक्षण हेतु एक आयोग गठित की गई थी, वह टोटल 5 सदस्यों की थी। अच्छा, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुई थी। अच्छा, एक और फैक्ट पूछा जा सकता है
कि जो है निकाय चुनाव की तिथि क्या थी, तो 4 से 11 मई 2023 के बीच में हुई थी। मतगणना 13 मई 2023 को हुई थी। आप लोग इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की है? बताइए, एक जिला एक खेल। आपको पता है एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल, ये सब सभी योजनाएं कहाँ से चल रही हैं? उत्तर प्रदेश की चल रही हैं। टोटल 75 जिलों में जिलेवार अलग अलग खेलों को डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये फैक्ट आप लोग याद रखिए कि 24 जनवरी 2018 को जो है एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की शुरुआत की गई थी। तभी से एक जिला का ये ट्रेंड चालू हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व का क्या नाम है? बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दूसरा जो है हाथी रिजर्व बना है, और यह कहाँ बना है? और चूंकि यह एनवायरनमेंट का प्रश्न है और काफ़ी दिनों तक ये महत्वपूर्ण बना रहेगा, इसलिए आप इसे जरूर से जरूर याद कर जाइए। यह है तराई हाथी रिजर्व। कौन सा? तराई दूसरा है, आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, तराई हाथी रिजर्व जो है यह कितने किलोमीटर में है? तो देखेंगे 3049 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इस हाथी रिजर्व को दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र का इतना वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो लेके बनाया गया है। तो मतलब कहाँ कहाँ का? दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र का क्षेत्र को मिला के लगभग 3049 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है। आपको बता दें, यह उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। यह इस फैक्ट को आप लोग याद रखिए। देखिए, तराई हाथी रिजर्व 4 जिलों में मतलब फैला हुआ है। वह कौन से ज़िले हैं? तो लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है। यह फैक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा पूछा जा सकता है कि तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अवस्थित है। तो 4 जिले आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको इसमें से बताना होगा कि कौन सा सही है। नेक्स्ट है, शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व था। यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिए, और यह है कहाँ पे? बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ है। एक और फैक्ट याद रखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह तो किसी न किसी आप देखेंगे पाली में आपके ये प्रश्न जरूर से जरूर मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको बता दें, पहली चीज़ तो यह महिला, और ऊपर से पहली महिला उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचने वाली, अर्थात पुलिस कमिश्नरेट पोस्ट पर पहली महिला हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये है लक्ष्मी सिंह। अच्छा, ये बनी कहाँ की हैं? तो ये नोएडा की बनी है। नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में FSSAI ने उत्तर प्रदेश के किस जेल को जो है खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है? बताइए। देखिए, आपको बता दें, यह दूसरा जेल है। इसके पहले भी एक जेल को मिल चुका है। तो यह दूसरा जेल जो है वो है बुलंदशहर जेल। कौन सा जेल है? बुलंदशहर जेल। और इससे पहले जो है वह फर्रुखाबाद, कौन सा? फर्रुखाबाद को पहले से ही दिया जा चुका है। अच्छा, इससे पहले जो है वह किस जेल को दिया गया है? तो आपको बता दें, इससे पहले जो है वह फर्रुखाबाद को दिया गया है। किसको? फर्रुखाबाद को पहले से ही 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, यह पहले ही। तो यह टोटल 2 जिले हो गए, 2 जिले कहाँ? यूपी के। चलिए नेक्स्ट आइए देखिए, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहाँ पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की मंजूरी प्रदान की है? महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, टोटल पुलिस कमिश्नरेट अब जो उत्तर प्रदेश में है वो 7 जिलों में हो गई है। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो लखनऊ हुआ, लखनऊ आपका, फिर नोएडा, फिर वाराणसी, फिर कानपुर। इन सबको तो पहले हो चुका था, लेकिन इस बार नवंबर 2022 में जो है आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद को भी ऐड कर दिया गया। तो इस समय टोटल कितने? टोटल 7 जो है पुलिस कमिश्नरेट हो गए हैं। आप नंबर को भी याद रखिए और प्रयास कीजिएगा कि ये 7 जिले आप याद कर ले जाएं। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक जो होती है उसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? बताइए।
तो यह राम बाबू के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? राम बाबू के द्वारा 35 किलोमीटर रेस वॉक था। अब इसमें हुआ क्या था कि ये 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकंड में लगभग 35 किलोमीटर रेस वॉक ये कंप्लीट करके अपने नाम रिकॉर्ड कर लिए और विजेता भी बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गाजियाबाद ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताइए। देखिए वैसे इतना बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद का जो स्थान आया है वो लगभग 12वां है। 12वां आपको पता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अगर जिले बनाए जा रहे हैं, शहर बनाए जा रहे हैं, तो उसमें 12वां कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी याद रखिए क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। बल्कि इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें आप लोग जरूर देखिए सबसे स्वच्छ शहर जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में नोएडा जो है वह 5वें नंबर पे रहा है। नोएडा 5वें नंबर पे रहा है। सिर्फ एक ही फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए 10 लाख से अधिक सबसे स्वच्छ शहरों की जनसंख्या में गाजियाबाद 12वें पे रहा, वह हम लोगों ने देख लिया। सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उसके बाद देखिए स्वच्छ गंगा शहर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में पहले नंबर पे बिजनौर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में बिजनौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। और गंगा शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में वाराणसी दूसरे नंबर पे, जबकि हरिद्वार उत्तराखंड का यह पहले नंबर पे था। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए। पहला अखिल स्तर का अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह गोरखपुर में बनेगा। कहाँ पे? गोरखपुर में बनेगा। देखिए फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी है ये। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है? बताइए चौरी चौरा किस स्थान का नाम बदल के किया जा रहा है? बताइए। तो देखिए ये है मुडेरा बाजार। कौन सा? मुडेरा बाजार गोरखपुर में अवस्थित है। इसी का नाम बदल के चौरा चौरी कर दिया गया। देखिए आपको पता है कि चौरा चौरी है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह गोरखपुर में अवस्थित है। देखिए जो नाम बदला गया उसी में एक और नाम था जो महत्वपूर्ण था, तेलिया अफगान। तेलिया अफगान जो देवरिया में स्थित है, इसका भी नाम बदला गया और इसका नाम बदल के क्या किया गया? इसका नाम बदल के तेलिया शुक्ला किया गया। क्या? तेलिया शुक्ला। यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। तेलिया शुक्ला कहाँ पे है यह पूछा जा सकता है। यह देवरिया में स्थित है। देवरिया में स्थित एक गांव है। तेलिया अफगान गांव का नाम बदल के तेलिया शुक्ला कर दिया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया? करंट अफेयर में हम लोग देख चुके हैं इस प्रश्न को। तो देखिए इसका अनावरण जो है अयोध्या में किया गया। किसके द्वारा किया गया? सीएम योगी जी के द्वारा किया गया। उन्होंने ही इसका अनावरण किया है। और यह मूर्ति है किसकी? तो स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइए। तो देखिए इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। बस फैक्ट है, फैक्ट के रूप में आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा ऐसे पूछा जा सकता है पंचामृत योजना किससे संबंधित है। आपको दे दिया जाएगा परिवार कल्याण से, या तो फिर दे दिया जाएगा बालिकाओं की शिक्षा के लिए, या वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें दे दी जाएंगी। तो देखिए पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है और यह गन्ना, पहली चीज़ आपको बता दें, गन्ना का जो है गन्ना का विकास करना, गन्ने से आय को वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को पंचामृत योजना है। अब इसमें 5 चीज़ें क्या समाहित की गई हैं? गन्ने की बुआई के लिए प्रबंधन करना, कचरा मल्चिंग जो है, जो उसका कचरा निकलता है, और ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना गन्ने की खेती के लिए, पेड़ी उसका प्रबंधन और सफसल विधि, यही सब गन्ने की फसल की वृद्धि के लिए पूरा योजना चलाई जा रही है, पंचामृत योजना। चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है? बताइए अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन यह कहाँ पे किया गया? तो देखिए इसका उद्घाटन जो है वह वाराणसी में किया गया था। कब? वाराणसी में। कब? जुलाई 2022 में हुआ था। चलिए
नेक्स्ट और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट आप देख लीजिए, मिड डे मील योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, जो बच्चों को मध्याह्न में भोजन मिलता है प्राइमरी विद्यालय में, इसका शुभारंभ भारत में कब हुआ था? तो यह 15 अगस्त 1995 की योजना है। काफ़ी पुरानी योजना है और महत्वपूर्ण योजना, आप इसे याद रखिए। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के किस 2 जिलों को जोड़ती है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह जो है कौन कौन से जिलों को जोड़ती है, यह पूछा गया है। तो देखिए, यह चित्रकूट से इटावा तक जाती है। कहाँ से? चित्रकूट से इटावा तक। अच्छा, टोटल इसमें कितने ज़िले हैं? तो आइए देखिए, तो टोटल ज़िले जो हैं लाभान्वित होंगे वो 7 जिलों लाभान्वित होंगे। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का? तो कैथेरी गाँव, उरई तहसील, जालौन में इसका उद्घाटन हुआ था, आपको बता दें। और जो 7 ज़िले हैं इसमें, वो चित्रकूट से शुरू होकर ये बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा तक जाएगी। और एक और फैक्ट याद रखिए कि टोटल 4 लेन यह है, 6 लेन का विस्तार भविष्य में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्घाटित 4 एक्सप्रेसवे जो उद्घाटित कर दिए गए हैं अर्थात चल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक यमुना एक्सप्रेसवे है जो 165.5 किलोमीटर का है। दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो 302.22 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340.9 किलोमीटर का है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296.07 किलोमीटर जिसकी कुल लंबाई है। तो इस प्रकार जो है आप लोग सभी फैक्ट को याद कर लीजिए, आत्मसात कर जाइए। आपका यूपी स्पेशल ये सीरीज जो है साथियों वो समाप्त हुई। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और अवश्य देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में करके, लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें से प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड थे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।